नमस्कार, मैं अनुज चौधरी। डगरपुर एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आए एक नए टॉपिक के साथ पॉलिटी के। और आज का जो टॉपिक है वो है शेड्यूल्स, अनुसूचियां। जैसे कि हम जानते हैं संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं या इन्हें अनुसूचियां कहते हैं। ठीक है, ये शुरुआत में 8 थी। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स थे? 8 शेड्यूल्स। लेकिन फिलहाल आज डेट में कितने हैं शेड्यूल्स? 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, ऐसे ही आर्टिकल्स की संख्या अगर देखी जाए, अनुच्छेदों की संख्या, तो वो है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में 395। लेकिन अगर हम आज की डेट में देखेंगे गणना के हिसाब से, गणना मतलब जैसे कि आर्टिकल 51 था, उसमें हमने एक और जोड़ दिया, पार्ट ए, आर्टिकल 51A। ऐसे ही ए बी सी डी करके बहुत सारे आर्टिकल्स में जोड़े हैं। अभी भी बेसिक 395 है, लेकिन में जो पार्ट्स हैं जैसे ए बी सी डी कॉलम जोड़े गए हैं, कुछ सिस्टम जोड़ा गया है, तो उनको अगर गणना के हिसाब से देखा जाए तो टोटल बैठते हैं 448। आज के डेट में अगर पूछा जाए कि आर्टिकल की संख्या कितनी है, तो 448 है गणना के हिसाब से। ठीक है, लेकिन बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे? 395। ऐसे ही पार्ट्स की बात करते हैं, भाग, संविधान के भाग, पार्ट्स, भाग। तो जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था, जो मूल संविधान था, जो तैयार हुआ था 1950 में, उसमें टोटल भाग थे 22। कितने भाग थे? 22 पार्ट्स थे। लेकिन एट प्रेजेंट अगर आपसे पूछता है कि इस समय संविधान में कितने भाग हैं, तो भाग की संख्या है 25। प्रेजेंट में 25 है पार्ट्स। ठीक है, लेकिन आज हमें पढ़ने हैं सिर्फ शेड्यूल्स। आज का टॉपिक सिर्फ किससे रिलेटेड है? शेड्यूल से रिलेटेड है। तो शेड्यूल्स होते क्या है? बेसिकली अनुसूचियां। कुछ चीजों को हम अनुसूचित कर देते हैं, शेड्यूल बना देते हैं। एक तरह की टेबल होती है जहां हमने चीजों को अलग रखने का प्रयत्न किया है और आसानी से उसे संविधान में ढूंढा जा सके या समझा जा सके। तो शेड्यूल शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कितने शेड्यूल्स हैं टोटल? 12 शेड्यूल्स आ गया इस समय। तो अनुसूचियां कितनी है? 12 है। एक एक करके अनुसूचियों को पढ़ेंगे हम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार एक ना एक क्वेश्चन इन अनुसूचियों से पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, या 11वीं अनुसूची, या 12वीं, या इनके अंदर क्या सिस्टम है। ये सारी चीजें आज हम क्लियर करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट शेड्यूल। पहला अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल, पहली अनुसूची किससे रिलेटेड है? आपको पता है भारत में इस समय कितनी स्टेट्स हैं? 28। तो इस अनुसूची में सारे स्टेट्स के नाम तथा यूनियन टेरिटरीज के नाम दे रखे हैं। इसका मतलब इसमें क्या क्या है? नेम ऑफ स्टेट्स, राज्यों के नाम, एंड यूनियन टेरिटरीज, राज्यों के नाम तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दे रखे हैं। केंद्र शासित प्रदेश, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं इस समय इंडिया के अंदर? 8। याद रखना, राज्य कितने हैं? 28, और केंद्र शासित राज्य हैं 8। पहले 7 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने तो 9 हो गए। लेकिन पिछली बार में ही, अभी 2-4 महीने पहले ही, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव को एक कर दिया गया है, इसीलिए टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। ओके, तो राज्यों के नाम और केंद्र शासित प्रदेश ये आपका नॉर्मल आप जानते हैं, और आप उसको सर्च कर सकते हैं, क्या क्या नाम है सब जानते हैं। ठीक है, लेकिन हमें करना क्या है? शेड्यूल्स के बारे में। तो पहले शेड्यूल में क्या है? राज्यों के नाम तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दे रखे हैं, नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। नाउ बात आती है दूसरा शेड्यूल। दूसरा शेड्यूल क्या कहता है कि सैलरी एंड अलाउंस, जैसे कि प्रेसिडेंट है, गवर्नर्स हैं, आपके ऑडिटर जनरल्स हैं, अटॉर्नी जनरल है, इनकी सैलरी और इनके भत्ते, वेतन और भत्तों के बारे में दे रखा है कि किसके कितने वेतन होगा, कितना भत्ता होगा। ठीक है, तो दूसरा क्या है? सैलरी एंड अलाउंसेस। इसका मतलब है वेतन, कि भाई वेतन कितना होगा राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, गवर्नर्स के, ठीक है, अटॉर्नी जनरल के, और भत्ते। आपको पता है प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी है? सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होगी? जो हेड है हमारे देश का, तो 5 लाख रुपए सैलरी है प्रेसिडेंट की। ठीक है, याद रखना कितनी सैलरी है? 5 लाख। बढ़ गई है,
पहले 1.5 लाख थी, अब 5 लाख कर दी गई। ओके, तो इसमें क्या रिलेटेड, दूसरे शेड्यूल में क्या दे रखा है, सैलरी एंड अलाउंस के बारे में है। ठीक है, तीसरा है ओथ, फॉर्म ऑफ ओथ्स, ओथ की फॉर्म। ओथ मतलब मैं शपथ लेता हूं ना, शपथ, शपथ के तरीके, कौन शपथ लेगा और कौन दिलाएगा, ये सारी जानकारी, चाहे वो राष्ट्रपति है या सुप्रीम कोर्ट का जज है या अटॉर्नी जनरल है या कोई भी है, सारी चीजों जो भी शपथ लेंगे कि हाँ मैं ये पालन करूंगा, निर्वाह करूंगा, वो सारी बातें किसमें लिखी हुई हैं, तीसरी अनुसूची में, तीसरे शेड्यूल में। ओके गुड। नाउ चौथा शेड्यूल कई बार पूछा गया है। ठीक है, चौथे शेड्यूल में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में एलोकेशन ऑफ सीट्स, एलोकेशन ऑफ सीट्स, सीटों का आवंटन, किसमें, राज्यसभा में आवंटन, किसके लिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को, किस राज्य को कितनी सीट आवंटित होंगी और किस केंद्र शासित प्रदेश को कितनी सीट आवंटित होंगी, किसमें, राज्यसभा में। ओके, तो चौथा शेड्यूल किससे संबंधित है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा फॉर द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को राज्यसभा में कितनी कितनी सीटें दी जाएंगी, ये डिपेंड करता है, शेड्यूल 4 में लिखा है, और किस पे डिपेंड करता है, पॉपुलेशन पे। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी उससे ज्यादा सीटें राज्यसभा को दी जाएंगी। सबसे ज्यादा किसकी हैं, उत्तर प्रदेश, एज यू नो द पॉपुलेशन इज लार्जेस्ट इन उत्तर प्रदेश, तो 31 सीट राज्यसभा की हैं, वो आपका अलग से टॉपिक आएगा, ठीक है, जब राज्यसभा करेंगे ना। तो हमारे 4 हैं, फिर से कर लेते हैं, अभी हम 12 शेड्यूल करने हैं। नेम ऑफ स्टेट्स इन यूनियन टेरिटरी, राज्यों के नाम और केंद्र शासित प्रदेश पहले शेड्यूल में आता है, दूसरे में वेतन और भत्ते आते हैं, सैलरी एंड अलाउंस, तीसरे में शपथ आती है, ओथ्स, चौथे में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस जगह पर राज्यों को दी जाएंगी, किस राज्य को कितनी सीटें आवंटित की जाएंगी राज्यसभा के अंदर। ओके, पांचवा अनुसूची या 5वीं अनुसूची, 5th शेड्यूल हमारा किस चीज से रिलेट करता है, समझ लेते हैं। 5th शेड्यूल जो है एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, कंट्रोल से संबंधित है, मैनेजमेंट से संबंधित है, उन क्षेत्रों के बारे में है, उन एरियाज के बारे में है, वहां के प्रशासन और उसको मैनेज करने के बारे में है, जहां पर हमने उसको शेड्यूल एरिया कह दिया गया है, मतलब एससी या एसटी एरियाज, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है ये। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ एससी एंड एसटी एरियाज। इसका मतलब सिंपल है, प्रशासन कहां का, किन क्षेत्रों का प्रशासन, एससी एंड एसटी क्षेत्रों का प्रशासन इसमें संबंधित है, कि भाई किस तरीके से इनका प्रशासन या कंट्रोल किया जाएगा। तो 5वें में क्या है, एससी और एसटी एरियाज के क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, उनके कंट्रोल से संबंधित है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, कैसे प्रशासन चलेगा उनका। ठीक है ना, अब है छठा कई बार पूछा जाता है, कारण है छठा सिर्फ कुछ स्टेट्स हैं जिनके जो ट्राइबल एरियाज है, जनजातीय क्षेत्रों के कंट्रोल से संबंधित है। यहां पे ये पूरे ऑल इंडिया से संबंधित है, लेकिन यहां पे 6 स्टेट्स क्लियरली मेंशन करी गई हैं, 4 स्टेट सॉरी, छठे में, के उनके जनजातीय क्षेत्र, यहां पे छठे में शेड्यूल क्षेत्र नहीं आएंगे, सिर्फ जनजातीय क्षेत्र आएंगे। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसटी एरियाज, शेड्यूल ट्राइब एरियाज, याद रखना यहां पे एससी एसटी दोनों है, लेकिन यहां पे मेंशन्ड है कि प्रशासन उन जनजातीय क्षेत्रों का, जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन, लेकिन स्टेट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी स्टेट है, 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 4 स्टेट कौन कौन सी, ये इंपॉर्टेंट है, आसाम जो अब असोम कहलाती है, बी है मेघालय,
सी त्रिपुरा, और चौथी है हमारी डी मिजोरम। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से कौन सी स्टेट अनुच्छेद 6 में नहीं आती। इनमें 3 सही दे देगा, 1 गलत दे देगा, तो हमें उसको चुनना होगा, या इनमें से कोई एक देगा कि इनमें से कौन सी जनजातीय क्षेत्र वाली स्टेट राज्य शेड्यूल 6 के अंतर्गत आती है, अनुसूचित 6 में आती है। ठीक है, तो याद रखना ये 4 राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो छठी अनुसूची किससे संबंधित है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसटी एरियाज। अब बात करते हैं 7वीं की। 7वीं में क्या है, आपको पता है केंद्र और राज्य में डिवीजन ऑफ पावर है, शक्तियों का बंटवारा है। अब देखो, राज्य के पास कुछ अपनी शक्तियां हैं और केंद्र के पास कुछ अपनी शक्तियां हैं। बेसिकली भारत फेडरल कंट्री नहीं है। फेडरल का मतलब होता है जिसमें केंद्र अलग पावर रखता है और राज्य अलग पावर रखता है, लेकिन इंडिया टोटल फेडरल नहीं है, केंद्र थोड़ी ज्यादा ताकत रखता है। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में क्या है? शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन किस किस के बीच? केंद्र और राज्यों के बीच। तो सिंपल है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन, यूनियन मतलब केंद्र, संघ, संघ और राज्यों के बीच, यूनियन एंड स्टेट्स, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन दे रखा है इसमें। इसमें 3 सूचियां दे रखी हैं, 3 लिस्ट हैं इसमें। ठीक है, उन 3 लिस्टों के बारे में देखते हैं कि 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां दे रखी हैं, लिस्ट कितनी है। तो पहली है यूनियन लिस्ट, जिसे कहते हैं संघ सूची। सिंपल क्वेश्चन आता है, संघ सूची किस अनुच्छेद में, किस अनुसूची में दे रखी है? 7वीं में। ठीक है, यूनियन लिस्ट इज गिवन इन विच शेड्यूल? 7th शेड्यूल। अब इस संघ सूची में क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि इसमें कितने विषय हैं, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन यूनियन लिस्ट। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना है स्टार बना के कि इसके अंदर इस समय 100 सब्जेक्ट हैं, विषय हैं। कितने सब्जेक्ट है इस समय? इसमें 100। याद रखना है, वो पूछेगा हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन यूनियन लिस्ट, संघ सूची में कितने विषय दे रखे हैं? आंसर होगा 100। अगर पूछेगा पहले कितने थे जब संविधान बना, तो याद रखेंगे पहले, यहां पे मैं आगे पहले लिख रहा हूं, जो पहले थे जब संविधान तैयार हुआ था, तो उसमें 97 विषय थे, 3 विषय बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बन सकता है, जब मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय दे रखे थे, तो आंसर होगा 97। लेकिन अगर आप पूछेगा डायरेक्टली कि संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 100। ओके, गुड। नाउ दूसरी सूची, दूसरी सूची है राज्य सूची, मतलब स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, इसे कहते हैं राज्य सूची। अब थोड़ा सा इसे बता देता हूं कि संघ सूची क्या है। ये वो विषय हैं, वो 100 विषय जिन पे सिर्फ केंद्र सरकार या संघ सरकार ही कानून बना सकती है। ये 100 विषय ऐसे होते हैं, जैसे कि डिफेंस है, डिफेंस में राज्य कुछ नहीं कर सकता, तो उसमें कौन बनाएगा सिर्फ रूल? यूनियन। ठीक है, तो इसमें 100 ऐसे विषय हैं जिन पे सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। ऐसे ही राज्य सूची, वो विषय, वो सब्जेक्ट्स जिनमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। इस समय एट प्रेजेंट कितने हैं? 59। याद रखना, कितने सब्जेक्ट्स हैं इसमें राज्य सूची में इस समय? 59। लेकिन जब ये बना था, मतलब मूल संविधान में कितने थे? ठीक है, याद रखना कितने थे? 66। 66 सब्जेक्ट थे। 66 सब्जेक्ट्स को घटाकर 59 कर दिया गया है विषयों को। तो कितने विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है? 59 विषय, 59 सब्जेक्ट्स पर स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट्स कानून बना सकती है। ठीक है, थर्ड है, जैसे कि एल्कोहल है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, लेकिन टोबैको है, टोबैको संघ सूची में आता है। ठीक है, वो लिस्ट हम बाद में लिख लेंगे। तीसरी सूची जो कि है समवर्ती, समवर्ती सूची, जिसे कहते हैं कॉनकरेंट लिस्ट। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था,
अपनी पहली क्लास में कि कॉन्करेंट लिस्ट कहां से ली थी हमने, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। डिवीजन ऑफ पावर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है कि भाई राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनमें सिर्फ राज्य कानून बनाएगा, कुछ ऐसे विषय जिनमें सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिनमें दोनों कानून बना सकते हैं उन्हें कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती, दोनों बना सकते हैं, याद रखना। और इसमें कितने विषय होते हैं, तो इसमें कितने विषय हैं, इसके विषय देखते हैं। इसमें इस समय 52 विषय हैं, 52 सब्जेक्ट्स आर देयर। कितने सब्जेक्ट है कॉन्करेंट लिस्ट में, सिंपल क्वेश्चन आएगा, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, ठीक है, कितने हैं, 52 हैं। लेकिन पहले कितने थे जब संविधान बना था, ओनली 47, तो इसमें बढ़ा दिए गए हैं जिनमें दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। एक खास बात और, मान लेते हैं राज्य किसी सब्जेक्ट पे, किसी विषय पे कानून बनाता है, ठीक है। जब वो कानून बनाता है और उसी विषय पर संघ कानून बनाता है, उसी विषय पर दोनों कानून बनाते हैं, तो कानून किसका मान्य होगा, संघ का। यहां पे ये फायदा मिलता है, ठीक है। तो अगर दोनों किसी एक सब्जेक्ट पे कानून बनाते हैं तो कानून बनाने पर यूनियन लिस्ट प्रेफर करी जाएगी, यूनियन संघ को प्रेफर करा जाएगा, ओके ना। तो सातवां जो शेड्यूल है, जो 7वीं अनुसूची है, वो शक्तियों का विभाजन करती है, ठीक है। इसमें 3 तरह की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो 7वां खत्म होता है। अब आते हैं हम 8वें के बारे में कि व्हाट इज 8th शेड्यूल ऑफ इंडिया। आपने सुना होगा कि कितनी लैंग्वेज इंडिया के अंदर बोली जाती है, लगभग हजारों। लेकिन जो अनुसूचित हैं, जो इंडिया के टेबल में दे रखी हैं, जो अनुसूचित हैं, शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं, वो किस में दे रखी है, 8वीं अनुसूची में, ठीक है। जैसे आप यूपीएससी का पेपर देते हैं तो आपको 22 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज चुननी होती है जिसमें आप पेपर दे सकते हैं, ठीक है। तो 8वां किससे संबंधित है, 8th शेड्यूल लैंग्वेज से संबंधित है, लैंग्वेजेस भाषा से संबंधित है। तो भाषा किस अनुसूची में आती है, 8वीं अनुसूची में आती है, ओके। नाउ अब बात करते हैं कि भाई कितनी भाषा हैं जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। तो याद रखना है, देयर आर 22 लैंग्वेजेस, 22 भाषाएं हैं जो अनुसूची 8 के अंतर्गत आती हैं, शेड्यूल 8 के अंदर आती हैं। लेकिन जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी भाषाएं थी, सिंपल क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। तो मूल संविधान में टोटल भाषाएं थी, जब संविधान बनके तैयार होता 14। अब क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान में कितनी भाषा थी, 14 भाषा, ओके। अब बात करते हैं कि ये कितनी हो गई, 22 हो गई। तो कौन सी भाषा कब जुड़ी, है क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा टफ कर दें ऐसा ही लेवल का, कि पहली कौन सी ऐसी भाषा थी जो मूल संविधान के बाद, या 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई। तो हम सारी भाषाओं को देखेंगे कौन सी कब जुड़ी और किस संविधान संशोधन से, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ओके। तो जो पहली भाषा या 15वीं कह सकते हैं कौन सी, 15वीं जो जोड़ी गई वो थी सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि सिंधी भाषा कब जोड़ी गई। तो सिंधी भाषा जोड़ी गई 1967 में संविधान के अंदर। और किस संशोधन से, किस अमेंडमेंट से, तो यहां पे हम सिंपल लिखेंगे 21st अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। तो कौन से संविधान संशोधन से, 21वें संविधान संशोधन से सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1967। अब कितनी भाषा हो गई, 15, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम 3 भाषाओं को इकट्ठा लेकर आते हैं 1992 में। तो दोबारा जो हमने भाषा जोड़ी, कौन कौन सी जोड़ी, 16वीं, 17वीं और 18वीं, ठीक है। और भाषा कौन कौन सी थी, KNM, इसको आसान कर देता हूं, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, कोंकणी, कोंकणी कहां बोली जाती है, गोवा और महाराष्ट्र में। नेपाली आपको पता है, नेपाली लोग काफी इंडिया के अंदर रहते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश और हर जगह, तो नेपाली को जोड़ा गया। और मणिपुरी, सिंपल मणिपुर, ठीक है। तो ये 3 भाषा जोड़ी गई। कब जोड़ी गई, ये इंपॉर्टेंट है, 1992 में, 1992 में। और किस संविधान संशोधन से, सिंपल पूछा जाएगा कि भाई कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी किस संविधान संशोधन से भारत के संविधान में जोड़ी गई, 8वें शेड्यूल में इन्हें डाला गया, ठीक है ना।
8th अनुसूची में। तो आंसर है 71st, देखो 21, 71, 71st अमेंडमेंट से इसे भारत के संविधान में इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, अब कितनी हो गई? 18 है। कितनी इस समय? 22। अब 4 भाषाओं को एक साथ लेकर आते हैं, एक साथ जोड़ी गई थी। तो तीसरी बार जो भाषा जोड़ी गई है उसके बाद कोई भाषा नहीं जोड़ी गई है। तो कौन कौन सी? 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं जो भाषाएं हैं जो भारत में जोड़ी गई वो कौन कौन सी हैं, नोट करेंगे। पहली है जो इन चारों में से बोडो। बोडो बोली जाती है असम, दार्जिलिंग एरिया में। ठीक है, वेस्ट बंगाल और असम के दार्जिलिंग एरिया में। सेकंड है बोडो के बाद संथली, ये झारखंड छत्तीसगढ़ में बोली जाती है संथली। तीसरी है मैथिली, ये बिहार में बोली जाती है, बिहार की लोकल लैंग्वेज है मैथिली, बहुत बोली जाती है बिहार में। चौथी जो लैंग्वेज है वो है आपकी डोगरी, ये पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के। तो डोगरी। कौन कौन सी 4 लैंग्वेजेस जोड़ी गई? बोडो, संथली, मैथिली, डोगरी। कब जोड़ी गई? क्योंकि सबसे नई है तो क्वेश्चन इसमें ज्यादा आता है। 2003 में। लेकिन इसी तरीके याद रख सकते हैं कि 2004 में 4 लागू 4 से हुआ, लेकिन 2003 में ये पास हो चुका था बिल। तो 2003 में ये 4 लैंग्वेज जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, संथली, मैथिली और डोगरी। लेकिन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से? इंपॉर्टेंट है 92 में, 92nd अमेंडमेंट। देखो इसे याद रखना, 1992 92 में 3 जोड़ी गई और 92 में अमेंडमेंट से 4 और जोड़ दी गई। ठीक है, थोड़ा याद करने के लिए। ठीक है, तो ये 14 लैंग्वेज, 14 से 22 लैंग्वेज हो गई हमारी शेड्यूल 8 के अंदर। और कब कौन सी जोड़ी गई एक बार फिर से देख लेते हैं। सिंधी 67 में 21वां अमेंडमेंट संशोधन। KNM कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी 1992 में 71वां संशोधन 71st अमेंडमेंट। बोडो, संथली, मैथिली, डोगरी 2003 92वां संशोधन 92nd अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 8 शेड्यूल जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में थे मूल संविधान में। मूल संविधान में 8 थे, इसमें 12 हैं। अब जितने भी 4 हम अनुसूचियां पढ़ेंगे जो शेड्यूल हैं वो जोड़े गए, तो हम ये भी देखेंगे वो कब जोड़े गए और किससे संबंधित हैं। ठीक है, ओके। तो बात करते हैं किसकी? 9वें शेड्यूल की, 9वीं अनुसूची की। ओके, गिव मी अ सेकंड। 9th शेड्यूल। ओके, अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची की, 9th शेड्यूल की। ठीक है, 8 हमने कर ली है जो बेसिक में थी। अब 9वीं अनुसूची जो संविधान में पहला संशोधन 9th शेड्यूल, ये किससे संबंधित है? ये है भूमि सुधार से। भूमि सुधार, ठीक है, भूमि अधिग्रहण भी कह सकते हो। सरकार जमीन को अधिग्रहित करती है। मान लेते हैं कोई रेल ट्रैक जाना है, वो आपकी जमीन से होके जा रहा है, तो आप इस पर केस नहीं ठोक सकते कि सरकार ने मेरी जमीन ली, आपको देनी होगी देश हित में। ठीक है, तो इनमें जो कानून है इसमें आप कभी भी कानूनी सहायता नहीं ले सकते या इन पर केस नहीं ठोक सकते हैं। ठीक है, भूमि सुधार मतलब लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया, एबॉलिश किया गया, जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया, तो लैंड रिफॉर्म्स आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, भूमि अधिग्रहण सॉरी। तो ये 9th में है और इसी के तहत जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया भारत में। याद रखना, जमींदारी सिस्टम एबॉलिश्ड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट। ये कब जोड़ा गया? ये अनुसूची कब जोड़ी गई? पहला अमेंडमेंट था, संशोधन था, भारतीय संविधान का पहला संशोधन कौन सा था? 9वीं अनुसूची का जुड़ना भारतीय संविधान में। ठीक है, अभी तक 8 थी, 9वीं जोड़ी गई जो किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। और एक बात याद रखना है, इसमें जो रूल्स दे रखे हैं उनके खिलाफ आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। ठीक है ना। 10वीं 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल है, पहले होता क्या था कि मैं मान लेता हूं मैंने कांग्रेस से जीता, मैं एमएलए बना, लेकिन मैं जीतने के बाद मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो पहले ही प्रोविजन नहीं था कि अगर मैं पार्टी बदलता हूं तो मेरी एमएलए की सीट छिन जाएगी। तो पहले बहुत होता था, दल बदल देते थे लोग, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मान लेता हूं मैं बीजेपी से जीतता हूं और मैं जीतने के बाद कांग्रेस में चला जाता हूं, तो मेरे को क्या कर दिया जाएगा? डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मेरी सीट खाली हो जाएगी, वहां नए इलेक्शन होंगे।
ठीक है, तो यही 10वीं अनुसूची में लाया गया। ठीक है, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? एंटी डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन मतलब कमियां, अगर किसी एमएलए में या एमपी में कमी है तो उसको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं हिंदी में दल बदल कानून। तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। अब बात यह पहले नहीं थी, 9वीं के बाद इसे लाया गया। 10वीं अनुसूची कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हुई। कब हुई? 52वें संविधान संशोधन से, बाई 52nd अमेंडमेंट, सॉरी, लेकिन ईयर 1985। कब लाया गया 10वीं अनुसूची को? 1985 में 52वें संशोधन से। ठीक है, कौन से संशोधन से? 52वें, जो कहता है दल बदल कानून संबंधित है, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और इस पे स्टार बनाएंगे क्योंकि ये संबंधित है पंचायती राज सिस्टम से। तो पंचायत पहले कानूनी नहीं थी, सिर्फ डीपीएसपी में आती थी, डीपीएसपी में बाद में करेंगे। तो किससे संबंधित है? पंचायती राज, पंचायतों से। पंचायत लाने का कारण क्या था? डिसेंट्रलाइजेशन करना। क्वेश्चन अगर आता है कि भाई पंचायत भारत में क्यों लाई गई, क्यों? क्योंकि विकेंद्रीकरण करने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि मोदी हर गांव में जाके, केंद्र सरकार हर गांव में जाके छोटी छोटी समस्याओं को सुलझा सके, इसीलिए पंचायती राज लाया गया। तीसरा टायर गवर्नमेंट का, तीसरा टायर जो क्या करे, पंचायत अपने फैसले खुद कर सकती है और छोटे मोटे फैसलों को सुनाकर वहां पे अपने नॉर्मल अपनी जो समस्या है उनको सुलझा सकती है। इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सिंपल क्वेश्चन आता है कि व्हाई पंचायत आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण के लिए पंचायत को लाया गया है। ठीक है, पंचायतों से संबंधित है 11वां। और ये कब जोड़ा गया? ये 73वें संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। सिंपल एसआई और कांस्टेबल सॉरी और एसएससी में डायरेक्टली पूछा जाता है कि पंचायत कौन से संविधान संशोधन से भारतीय संविधान में जोड़ी गई? तो 73 में से। और कब जोड़ी गई? 1992। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पंचायत के बारे में। तो हल्का सा एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं इसमें पंचायत में, कि पंचायत कितने विषयों पर कानून बना सकती है। डायरेक्टली 4 बार क्वेश्चन मैंने देखा है पिछले 10 सालों में कि पंचायत कितने विषयों पर कानून बना सकती है। ऑन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डज पंचायत हैव पावर टू मेक लॉ। ओके, तो याद रखना 29 विषय हैं। कितने विषय पर पंचायत कानून बना सकती है? 29 विषयों पर। ठीक है, जैसे कि फैमिली प्लानिंग, अगर पंचायत फैसला कर देती है कि आपको किस तरीके से फैमिली प्लान करनी है तो आपको रूल मानना पड़ेगा, कानून बन जाता है। जैसे कि मेले लगते हैं, जो बाजार, गांव के बाजार या पंचायती बाजार होते हैं, उन पर कानून कौन बना सकता है? खुद पंचायत बना सकती है। तो कितने विषय हैं? 29 सब्जेक्ट्स हैं। 1992 में पंचायती राज जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है 12वां, लास्ट शेड्यूल हमारा। ये किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से, मतलब म्युनिसिपैलिटीज से, नगर पालिकाओं से संबंध है। नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटीज, इनको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे टॉपिक आज सिर्फ शेड्यूल का है। तो हमें बताना है कि 12वां शेड्यूल किससे संबंधित है? म्युनिसिपैलिटी से। कब जोड़ा गया? देखो, गांव में पंचायत चलती है और लेकिन शहरों में जैसे कि नगर निगम होता है, बड़े शहरों में नगर पालिका होती है मीडियम में, ऐसे ही पंचायत और ये शहरों में होता है जहां पॉपुलेशन ज्यादा होती है। ठीक है, तो नगर पालिका अर्बन के लिए और पंचायत रूरल के लिए। ठीक है, ग्रामीण इलाके और शहरी इलाके। कब जोड़ा गया? 74th, देखो 73वां 74वां, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 74वां संशोधन, लेकिन कब? ये भी 1992। दोनों एक साथ बिल लाए गए थे, दोनों संशोधन एक एक करके किए गए। कहां? संविधान में। तो हमारे 12 शेड्यूल हो चुके हैं और ढंग से इनको एक बार कर लेंगे तो क्वेश्चन 100% एक दो क्वेश्चन आता है इनसे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को। नमस्कार, धन्यवाद।